सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और उसके ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर आना है। और कुछ लोग, ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है, जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। चिंता उनकी एक कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ है। इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परंतु स्पष्टता से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और मैं 3 ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर भी आऊंगा जो मैं बाद में बताऊंगा। मान्यवर, तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। हमारे यहां, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी। पाश्चात्य विचारों के जो अंग्रेज शासन में लाए गए कानून थे, उसमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहां दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं, वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा।
मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, उसमें भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। मान्यवर, पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों पर के बर्डन को कमी आ जाएगी। मान्यवर, ये तीनों कानून जैसे मैंने कहा 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं और ये कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है। इसलिए बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस करी जाए, समाज के हर वर्ग से, और जो जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये प्रक्रिया में जुड़े हुए, वो सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से और सभी विधानसभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए। इसलिए 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और 2019 सितंबर में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर संसद सुझाव माने गए। ये सुझाव आने के बाद 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे। 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए। बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसर से सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टरेट से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्टरेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। और मार्च 20 में ये सारे सुझावों को संकलित
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर किया और उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे। कुल 3200 सुझाव एकत्रित हुए, जिसको फुल स्टॉप कॉमा में पढ़कर इसको रखना या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। और पूरे तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाय लाइन नहीं, फुल स्टॉप कॉमा में पढ़ा है। 58 सीटिंग मेरे 158 सीटिंग मेरे खुद के हुए हैं सुझावों को आमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए, और ये सब कर हम ये कानून लेकर आए थे। 11 अगस्त 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन 3 विधेयकों को मैं यहाँ लेकर आया और आपने उसको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया। मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्यसभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, ये सब सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए उसको जस का तस रखने की जगह मैंने पुराना बिल रिपील कर विड्रॉ कर नया बिल लेकर मैं आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार विमर्श के बाद मान्यवर बिल मैं सदन के सामने रखा है। ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। हमने मान्यवर ये कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। हमने कहा था कि न्याय मिलने की घटी को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक
सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणालिका में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है। जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था, अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है।